हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज है 2 मार्च एंड आज से हम शुरू करने जा रहे हैं अपना एसएफएम का रिवीजन सीरीज डायरेक्टली फ्रॉम आईसीआई स्टडी मटेरियल विच इज़ रेलिवेंट फॉर मई 2021 अटेम्प्ट ऑनवर्ड्स। तो आज मैं प्लान कर रहा हूँ कि चैप्टर 1, 2, 3 एंड 4 का एक एक कॉन्सेप्ट एंड एक एक क्वेश्चन ख़त्म कर दूँ। तो अभी ये फर्स्ट लेक्चर है एंड इसमें मैं कवर करने जा रहा हूँ चैप्टर 1 दैट इज़ फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी में क्या क्या हमें कवर करना है। सबसे पहले तो इसका इंट्रोडक्शन में हमें क्या क्या बताया गया है कि कोई भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज द स्प्रिंग बोर्ड फॉर वेल्थ क्रिएशन, ठीक है। एंड कोई किसी भी इन्वेस्टर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, ठीक है। मिनिमम रिस्क पे, एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ रिस्क पे मैक्सिमम रिटर्न कमाना, या फिर पर्टिकुलर लेवल ऑफ रिटर्न पे मिनिमम रिस्क को करना। फॉर एग्जांपल अगर 3 इन्वेस्टमेंट्स हैं ए, बी एंड सी, एंड इन तीनों का ही अगर रिटर्न अगर 8% है तो चेक करेंगे कि रिस्क सबसे कम जिसका है उसको सेलेक्ट करेंगे, अगर एक को सेलेक्ट करना है तो। उसी तरीके से अगर 3 इन्वेस्टमेंट्स है ए, बी और सी, इन तीनों का अगर रिस्क सेम है, फॉर एग्जाम्पल 4% रिस्क है तीनों का ही, एंड रिटर्न 8%, 9% एंड 10%, तो जिसका रिटर्न हाईएस्ट होगा उसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। एंड इसके 3 फंडामेंटल एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। क्या क्या है? स्ट्रैटेजी, फिनेंस एंड मैनेजमेंट। उसी से वर्ड बना है स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एसएफएम। तो 3 फंडामेंटल एसेंशियल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? स्ट्रैटेजी, फिनेंस एंड मैनेजमेंट। एक क्लियर एंड रियलिस्टिक स्ट्रैटेजी होना चाहिए, फिर उसके बाद द राइट फाइनेंशियल रिसोर्सेस होना चाहिए, कंट्रोल्स एंड सिस्टम्स टू सी इट थ्रू, एंड द राइट मैनेजमेंट टीम होना चाहिए टू मेक इट हैपन, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी प्लस फिनेंस प्लस मैनेजमेंट इक्वल टू फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस। अच्छा, अब स्ट्रैटेजी होता क्या है? स्ट्रैटेजी में भी डिफाइंड एज द लॉन्ग टर्म डायरेक्शन एंड स्कोप ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थ्रू द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ resources within a changing environment for the fulfillment of stakeholders aspirations and expectations। तो क्या होता है? स्ट्रेटेजी एक लॉन्ग टर्म के लिए डायरेक्शन एंड स्कोप होता है ऑर्गेनाइजेशन का, कि वो क्या अचीव करना चाहता है गिवन रिसोर्सेज के साथ ऑर्गेनाइजेशन चेंजिंग एनवायरनमेंट में क्या अचीव करना चाहता है, उसका ऑब्जेक्टिव, उसका स्कोप, उसका किस डायरेक्शन में जाना चाहता है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रैटेजी for the fulfillment of stakeholder satisfaction and aspirations and expectations। इसके बाद strategic financial management combines the backward looking report focused discipline of financial accounting with the more dynamic forward looking subject of financial management। मतलब कि एसएफएम कंबाइन करता है 2 चीज़ों को, एक तो फिनेंशियल अकाउंटिंग को एंड सेकेंड फिनेंशियल मैनेजमेंट को। तो मतलब फिनेंशियल अकाउंटिंग जो कि बैकवर्ड लुकिंग है उसको भी, वो भी उसमें शामिल है स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, एंड जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है जो कि एक फॉरवर्ड लुकिंग सब्जेक्ट है, तो उसको भी कवर करता है। तो मतलब स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसके बाद फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का फंक्शंस क्या है? सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सर्च करते हैं, बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को सर्च करते हैं, ढूंढते हैं कि कौन से बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं। मान लो हमने 10 इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज सेलेक्ट किया, उसके बाद उसमें से सेलेक्ट करते हैं, मान लो हमको किसी में 3 में इन्वेस्ट करना है, तो हम सेलेक्ट करेंगे कि उसमें से बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कौन सा है, तो टॉप 3 को निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सर्च करेंगे बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को, फिर सेलेक्ट करेंगे उसमें से बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को, मतलब ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, कंटिन्यूअल सर्च फॉर बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, हमेशा सर्च करते रहेंगे, उसमें से फिर सेलेक्ट करेंगे, एंड जब जिसमें जो हमने सेलेक्ट किया उसका हम लोग क्या बनाएंगे, एक प्रोपोर्शन, कि कितने प्रोपोर्शन में कौन से इन्वेस्टमेंट को कितना फंड एलोकेट करेंगे, जिसको बोलते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ ऑप्टिमल मिक्स ऑफ फंड्स। मतलब फॉर एग्जांपल 30-30-40 भी हो सकता है, 50-40-10 भी हो सकता है, कोई भी एक परसेंटेज हो सकता है। तो डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑप्टिमल मिक्स ऑफ फंड्स। देन इसके लिए हम लोग एक इंटरनल कंट्रोल्स बनाएंगे ताकि मैनेजमेंट उस पर कंट्रोल रख पाए, देख पाए कि मतलब डिसीजन मेकिंग के लिए जो कि हेल्पफुल होगा, उसके रिजल्ट्स को मेजर करने के लिए एक हम लोग फाइनेंशियल कंट्रोल्स बनाएंगे।
और फिर जो रिजल्ट्स आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे रिजल्ट्स को फॉर फ्यूचर डिसीजन मेकिंग। क्या बोला मैंने, देखो देखो फंक्शंस क्या है स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सबसे पहले कंटिन्यूअल सर्च फॉर बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, उसमें से फिर सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, देन डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑप्टिमल मिक्स ऑफ फंड्स, then establishment of internal controls, and then fifth is analysis of results for future decision making. इसके बाद कौन कौन से की डिसीजंस होते हैं विद इन द स्कोप ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी। फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी के स्कोप में कौन कौन से की डिसीजंस होते हैं, 4 डिसीजंस होते हैं, फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन एंड पोर्टफोलियो डिसीजन। क्या बोला मैंने, फाइनेंसिंग डिसीजन। देखो क्वेश्चन क्या है कि व्हाट आर द की डिसीजंस फॉलोइंग विद इन द स्कोप ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी। तो देयर आर 4 काइंड्स ऑफ डिसीजंस, पहला फाइनेंशियल डिसीजन, दूसरा इन्वेस्टमेंट डिसीजन, थर्ड डिविडेंड डिसीजन एंड फोर्थ इज पोर्टफोलियो डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन में हम लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग फाइनेंस कैसे करेंगे, डेट से या इक्विटी से, ठीक है। अब पहला तो ये डिसीजन लेते हैं कि कैसे फाइनेंस करेंगे, एंड सेकंड उसका मिक्स क्या होगा, डेट एंड इक्विटी का रेशियो क्या होगा, ठीक है, ये हो गया फाइनेंसिंग डिसीजन। सेकंड इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हम लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, कौन कौन से कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे एंड कितने प्रोपोर्शन में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है थर्ड इज डिविडेंड डिसीजंस। डिविडेंड डिसीजन में हम लोग डिसाइड करते हैं कि कंपनी कितना परसेंटेज डिविडेंड देगा, उसका ग्रोथ रेट क्या होगा, ज्यादा डिविडेंड देगा या ज्यादा को रिटेन करना है, ये डिसीजन दिस इज कॉल्ड डिविडेंड डिसीजन। से फोर्थ इज पोर्टफोलियो डिसीजंस। पोर्टफोलियो डिसीजन में मतलब हम लोग 2 चीज डिसाइड करते हैं, पहला हमारा पोर्टफोलियो कितना बड़ा होगा, मतलब फॉर एग्जांपल हमारे कंपनी में हमारे पोर्टफोलियो में 5 कंपनीज होंगी या हमारे पोर्टफोलियो में 25 कंपनीज होंगी, मतलब हमारा पोर्टफोलियो कितना बड़ा होगा। एंड सेकेंड हमारे पोर्टफोलियो में कौन कौन से कंपनीज हैं। तो इन 2 डिसीजंस को हम लोग लेते हैं पोर्टफोलियो डिसीजन में, क्या क्या, हमारा पोर्टफोलियो कितना बड़ा होगा एंड पोर्टफोलियो में कौन कौन से इन्वेस्टमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये 4 काइंड्स ऑफ डिसीजन होते हैं फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी में। इसके बाद स्ट्रेटेजी एट डिफरेंट हायरार्की लेवल्स। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी, तो देखो 3 लेवल्स पे स्ट्रेटेजीज बनते हैं। एक तो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी दैट इज टॉप लेवल, सेकंड इज बिजनेस यूनिट लेवल स्ट्रेटेजी एंड थर्ड इज फंक्शनल स्ट्रेटेजी, दिस इज आल्सो नोन एज डिपार्टमेंटल स्ट्रेटेजी। तो मैंने क्या बोला, देखो 3 लेवल्स पे स्ट्रेटेजी बनते हैं, एक तो कॉर्पोरेट लेवल दैट इज टॉप लेवल, सेकंड इज बिजनेस यूनिट लेवल एंड थर्ड इज फंक्शनल लेवल। कॉर्पोरेट लेवल पे जो स्ट्रेटेजी बनता है वो डिसाइड करता है कि बिजनेस कि कौन कौन से बिजनेसेस में हमें compete करना है, व्हाट आर द बिजनेसेस वी शैल compete in। देखो इट इज कंसर्न्ड विथ सिलेक्शन ऑफ बिजनेसेस इन विच द कंपनी शुड compete। ये होता है कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी। इसमें हम लोग 3 क्वेश्चंस को आंसर करते हैं, दैट इज सूटेबिलिटी, फीजिबिलिटी एंड एक्सेप्टेबिलिटी। तो हमारे कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए देखो हम लोग 3 क्वेश्चंस को आंसर करता है कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी। क्या क्या है, सूटेबिलिटी, फीजिबिलिटी एंड एक्सेप्टेबिलिटी। सूटेबिलिटी मतलब कि हमारे कॉमन ऑब्जेक्टिव के फुलफिलमेंट के लिए वो सूटेबल है या नहीं है। सेकंड इज फीजिबिलिटी, दैट इज वो फीजिबल है या नहीं है। फीजिबल मतलब कि नंबर ऑफ रिसोर्सेज हमारे पास कितना है एंड हमारे पास टोटल टाइम कितना है एंड किस काइंड ऑफ रिसोर्सेज किस काइंड का रिसोर्सेज हमारे पास, उसको देखते हुए क्या हम उस प्रोजेक्ट को कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड फीजिबिलिटी। तो सूटेबिलिटी मतलब हमारे कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए सूटेबल है या नहीं है स्ट्रेटेजी। सेकंड इज फीजिबिलिटी मतलब हम उसे कर सकते हैं कि नहीं, केपेबल है या नहीं है गिवन द रिसोर्सेस का नंबर एंड काइंड। एंड थर्ड एक्सेप्टेबिलिटी, क्या वो स्टेक होल्डर्स के लिए एक्सेप्टेबल है, मतलब स्टेक होल्डर्स के सेटिस्फैक्शन के लिए वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है, स्टेक होल्डर्स खुश है या नहीं है। तो सूटेबिलिटी, फिजिबिलिटी एंड एक्सेप्टेबिलिटी को, इन 3 बातों को कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी आंसर करता है। सेकंड इज बिजनेस यूनिट लेवल स्ट्रेटेजी। बिजनेस यूनिट लेवल स्ट्रेटेजी में जो स्ट्रेटेजी बनता है किस चीज के लिए बनता है, प्रॉफिट सेंटर के लिए एंड अदर बिजनेस यूनिट्स के लिए। मतलब जो भी बिजनेस यूनिट्स हैं, डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स हैं, उसके लिए या फिर पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए या पर्टिकुलर सर्विस के लिए कि उस प्रोडक्ट को हम कैसे आगे बढ़ाएं, प्रोडक्ट को कैसे डेवलप करें एंड सस्टेन करें, उसके लिए प्रोडक्ट के लिए, डिपार्टमेंट्स के लिए, यूनिट्स के लिए एंड प्रॉफिट सेंटर्स के लिए। तो वो होता है बिजनेस यूनिट लेवल स्ट्रेटेजी। सॉरी, नॉट डिपार्टमेंट्स के लिए, मतलब बिजनेस यूनिट्स के लिए, प्रॉफिट सेंटर के लिए ये होता है, ठीक है। एंड थर्ड इज फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी। फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी होता है ऑपरेटिंग डिविजन्स के लिए एंड डिपार्टमेंट्स के लिए। तो ऑपरेटिंग डिविजन्स के लिए एंड डिपार्टमेंट्स के लिए एंड फंक्शनल बिजनेस प्रोसेसेस के लिए एंड वैल्यू चेन के लिए।
ठीक है. The functional level is the level of operating divisions and departments. The strategic issues at this level are related to functional business processes and value chain. तो वैल्यू चेन जो है, वैल्यू चेन में कैसे, किस पॉइंट पे, किस वैल्यू चेन में, पूरे वैल्यू चेन में किस पॉइंट पे हम लोग अचीव कर सकते हैं सस्टेनेबिलिटी एंड कॉम्पिटेंस, एंड इंक्रीज कर सकते हैं अपने कैपेबिलिटी को, एंड फंक्शनल बिजनेस प्रोसेसेस को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, ये बताता है फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी. ठीक है. इसके बाद फिनेंशियल प्लानिंग. ठीक है. तो financial planning is the backbone of business planning and corporate planning. Financial planning is a systematic approach whereby the financial planner helps the customer to maximize his existing financial resources by utilizing financial tools to achieve his financial goals. तो देखो financial planning होता क्या है, एक systematic approach होता है whereby the financial planner helps the customer to maximize his existing financial resources. अपने existing financial resources को maximize करने में help करता है by utilizing the financial tools to achieve the financial goals. मतलब क्या होता है, देखो फाइनेंशियल प्लानिंग एक सिस्टमैटिक अप्रोच है जिसमें फाइनेंशियल प्लानर क्या करता है, कस्टमर को हेल्प करता है टू मैक्सिमाइज हिज एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेस, अपने एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेस को मैक्सिमाइज करने में मदद करता है बाय यूटिलाइजिंग फाइनेंशियल टूल्स टू अचीव द फाइनेंशियल गोल्स. फाइनेंशियल रिसोर्सेस को मैक्सिमाइज करना है कैसे, फाइनेंशियल टूल्स को यूज करके, उससे क्या होगा, फाइनेंशियल गोल्स अचीव होगा. ठीक है. दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग. इसके 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल टूल्स एंड फाइनेंशियल गोल्स. जो भी डेफिनेशन में मैंने बोला कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज को मैक्सिमाइज करना है, फाइनेंशियल टूल्स को यूज करके, उससे क्या होगा, फाइनेंशियल गोल्स अचीव होगा. तो इसके 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल टूल्स एंड फाइनेंशियल गोल्स. ठीक है. इसके बाद इंटरफेस ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. तो देखो, the interface of strategic management and financial policy will be clearly understood if we appreciate the fact that the starting point of an organization is money and the end point of the organization is also money. तो देखो, पूरे इंटरफेस ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए. इंटरफेस ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. तो इसमें हमें बेसिकली 5 पॉइंट्स लिखना है. क्या, सबसे पहले तो इंटरफेस मतलब कि कैसे कनेक्ट कर सकते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल पॉलिसी को. तो इन द इंटरफेस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल पॉलिसी विल बी क्लियरली अंडरस्टूड इफ यू अप्रिशिएट द फैक्ट दैट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज आल्सो मनी एंड एंड पॉइंट इज आल्सो मनी. मतलब स्टार्टिंग पॉइंट भी मनी है एंड एंड पॉइंट भी मनी है. तो मनी से कनेक्टेड जितने भी डिसीजंस होते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरफेस ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट. तो इसमें हमें 4 बातों को बताना है. पहला, आपको याद होगा डिसीजंस कौन कौन से होते हैं. पहला फाइनेंशियल डिसीजन. फाइनेंशियल डिसीजन में क्या क्या, सोर्सेस ऑफ फाइनेंस क्या होगा एंड उसका कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा. तो वही बात है इसमें. फर्स्ट इज सोर्सेस ऑफ फाइनेंस एंड कैपिटल स्ट्रक्चर. सेकंड इज डिजायर्ड मिक्स ऑफ इक्विटी एंड डेट, मतलब उसका मिक्स क्या होगा. ठीक है. फाइनेंशियल डिसीजन में हम लोग ये 2 चीजें देखते थे. ठीक है. सेकंड फाइनेंसिंग डिसीजन में. सेकंड इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन. तो सेकंड इज वही है, इन्वेस्टमेंट एंड फंड एलोकेशन डिसीजन. एंड थर्ड क्या था, डिविडेंड डिसीजन. तो इसमें भी वही है, डिविडेंड पॉलिसी. तो हमें इन बातों को डिसाइड करना है. तो अगर हमें इंटरफेस आता है फाइनेंशियल पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को लिखने, तो आपको ये लिखना है सबसे पहला पॉइंट में कि इंटरफेस को आप कैसे समझ सकते हो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का स्टार्टिंग पॉइंट भी मनी है एंड एंड पॉइंट भी मनी है. एंड उसका फिर हमें डिसीजन लेना होता है उसमें मनी में रिगार्डिंग कि हम सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या होगा हमारा, ज़्यादा इक्विटी या ज़्यादा डेट. इक्विटी ज़्यादा, इक्विटी में क्या है, ज़्यादा वो कॉस्ट लगता है, केडी कम होता है केई से. ठीक है. तो कॉस्ट ज़्यादा होता है, प्लस डेट डिडक्टेबल भी होता है, टैक्स डिडक्टेबल, बट डिविडेंड तो डिडक्टेबल भी नहीं होता है. तो इसलिए, बट साथ में अगर हम डेट लेते हैं तो हमारा फाइनेंशियल बर्डन ज़्यादा बढ़ता है. डेट बर्डन भी तो है, एक लायबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाता है. तो इस वजह से हमें ये डिसीजन लेना है कि हमारा सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या होगा. एंड जब एक सोर्स ऑफ फाइनेंस जब डिसाइड कर लेते हैं तो हमें उसका स्ट्रक्चर डिसाइड करना होगा, कैपिटल स्ट्रक्चर. उसमें क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर में मिक्स कितना होगा, डेट इक्विटी रेशियो का मिक्स कितना होगा. ठीक है. 1:1 भी हो सकता है, 2:1 भी हो सकता है. तो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए नॉर्म है 1:1 का, जबकि प्राइवेट सेक्टर फर्म्स के लिए नॉर्म है 2:1 का. जहाँ कैपिटल इंटेंसिव जो भी इंडस्ट्रीज हैं वहाँ प्रोपोर्शन ऑफ डेट इज हायर देन इक्विटी. उसी तरीके से जहाँ जो भी हाई कॉस्ट प्रोडक्ट्स इन प्राइवेटी सेक्टर वहाँ पे भी डेट इज ग्रेटर देन इक्विटी. ठीक है. तो हमें सबसे पहले डिसीजन क्या लेना है,
सोर्सेज ऑफ फाइनेंस एंड कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है, कि हमारा फाइनेंस का सोर्स क्या होगा एंड उसका प्रोपोर्शन क्या होगा। सेकंड हमें डिसीजन लेना है इन्वेस्टमेंट एंड फंड एलोकेशन डिसीजन। इन्वेस्टमेंट फंड एलोकेशन डिसीजन, इन्वेस्टमेंट एंड फंड एलोकेशन, हम कहाँ पे इन्वेस्ट करें, कौन कौन से कंपनीज में इन्वेस्ट करें, किस तरह की कंपनीज में इन्वेस्ट करें एंड कितना इन्वेस्ट करें। सो दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट एंड फंड एलोकेशन डिसीजन। एंड कंपनीज में इन्वेस्ट करें या एसेट्स में इन्वेस्ट करें, ये भी एक डिसीजन है। तो इन्वेस्टमेंट एंड फंड एलोकेशन डिसीजन। इसके बाद आता है डिविडेंड पॉलिसी, कि हमारा डिविडेंड पॉलिसी कितना होना चाहिए, कि हम ज़्यादा रिटेन करें या फिर ज़्यादा हम डिविडेंड बांटें। अगर हम डिविडेंड ज़्यादा बांटेंगे तो हमारा ग्रोथ रेट कम हो जाएगा, बिकॉज G इक्वल टू BR, मतलब ग्रोथ रेट इक्वल टू रिटर्न ऑन इक्विटी मल्टीप्लाइड बाय रिटेन्ड अर्निंग्स। तो अगर हम डिविडेंड ज़्यादा देंगे तो हमारे रिटेन्ड अर्निंग्स कम होगा, इस वजह से G इक्वल टू BR, मतलब BR का वैल्यू कम हो जाएगा। तो अगर हम डिविडेंड ज़्यादा देते हैं तो ग्रोथ रेट कम हो जाएगा, बट अगर हम डिविडेंड कम देते हैं तो इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट नहीं होंगे। तो हमें एक डिसीजन लेना है कि हम डिविडेंड ज़्यादा दें या कम दें, एंड डिविडेंड अगर जितना भी दे रहे हैं तो ग्रोथ रेट कितना होगा डिविडेंड में, क्या सेम डिविडेंड दे सकते हैं, हम स्टेबल डिविडेंड दे सकते हैं, या धीरे धीरे कम करना है या इंक्रीज करना है, क्या करना है, ज़्यादा डिविडेंड देना, कम डिविडेंड देना है। इस डिसीजन को कहते हैं डिविडेंड पॉलिसी या डिविडेंड डिसीजन, ठीक है। तो इंटरफेस में इन बातों को लिखना है। इसके बाद बैलेंसिंग फाइनेंशियल गोल्स विद सस्टेनेबल ग्रोथ, मतलब देखो दिस इज अ डिलेमा। क्या डिलेमा है कि बिजनेस मैन क्या सोचता है कि हमें प्रॉफिट तो बढ़ाना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, बट अगर हम ECG को देखें, मतलब एनवायरमेंटल नॉर्म्स को हम अगर देखते हैं, अगर हम एनवायरमेंटल नॉर्म्स को देखते हैं, अगर हम एनवायरमेंटल नॉर्म्स को देखते हैं या फिर सोचते हैं पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल के बारे में, या फिर गांधी जी का अगर ट्रस्टीशिप प्रिंसिपल के बारे में अगर हम सोचते हैं, तो ये पता चलता है कि हमें सस्टेनेबल ग्रोथ करना चाहिए। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमाना चाहिए, हमें उतना प्रॉफिट कमाना चाहिए कि हम बाकी रिसोर्सेज को बिना इंक्रीज किए हम कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं उतना ही मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना चाहिए, ताकि ग्रोथ सस्टेनेबल हो, ग्रोथ टाइम तक, बहुत टाइम तक हम ग्रो कर पाएँ। ऐसा ना हो कि कुछ दिन के लिए फ्लैश इन द पैन जैसा नहीं होना चाहिए, कि कुछ दिन के लिए हम ग्रो करें फिर ग्रो ना कर पाएँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वही एक एग्जाम्पल इसमें लिखा है कि जैसे फ्यूल इंडस्ट्री में है कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल प्रोड्यूस करोगे एंड कंज्यूम करोगे, तो उससे क्या होगा कि फ्यूचर जो जनरेशन्स है उसको नहीं मिल पाएगा फ्यूल। तो इसलिए हमें इसे जुडिशियल यूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहले तो देखो सस्टेनेबल ग्रोथ होता क्या है। सस्टेनेबल ग्रोथ होता है कि मैक्सिमम रेट ऑफ ग्रोथ दैट कैन बी अचीव्ड कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट। क्या बोला? मैक्सिमम रेट ऑफ ग्रोथ दैट कैन बी अचीव्ड कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट, मतलब बिना हम एक्सेस बोरो किए, मतलब बिना एडिशनल बोरो किए कितना हम अचीव कर सकते हैं, बिना एडिशनल बोरो किए, बिना एसेट यूटिलाइजेशन को बढ़ाए हुए, बिना डिजायर्ड पे आउट रेशियो को चेंज किए हुए, बिना डेट इक्विटी रेशियो को चेंज किए हुए हम मैक्सिमम कितना प्रॉफिट, कितना सेल्स जनरेट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल ग्रोथ रेट, ठीक है। तो द सस्टेनेबल ग्रोथ रेट कॉन्सेप्ट ऑफ रॉबर्ट सी हिगिंस ऑफ अ फर्म इज द मैक्सिमम रेट ऑफ ग्रोथ इन सेल्स दैट कैन बी अचीव्ड given the firm's profitability, asset utilization, the desired dividend payout and debt ratios. The sustainable growth rate is a measure of how much a firm can grow without borrowing more money. मतलब बिना एडिशनल बोरो किए हम कितना ग्रो कर सकते हैं, या फिर अगर मैं दूसरे तरीके से बोलूं कि मैक्सिमम कितना सेल्स जनरेट कर सकते हैं कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट। तो दिस इज कॉल्ड सस्टेनेबल ग्रोथ रेट। SGR इक्वल टू क्या होता है? रिटर्न ऑन इक्विटी इनटू रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स कैसे निकालते हैं? 1 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो, ठीक है। अब सस्टेनेबल ग्रोथ मॉडल में 3 एजम्पशंस हैं। क्या क्या 3 एजम्पशंस हैं? मेंटेन अ टारगेट कैपिटल, मेंटेन अ टारगेट DPR, मतलब मेंटेन टारगेट डिविडेंड पे आउट रेशियो, एंड थर्ड इंक्रीज सेल्स एज रैपिडली एज मार्केट कंडीशंस अलाउ। मतलब कि टारगेट कैपिटल को हमको मेंटेन करना है, ठीक है। टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर को हमें मेंटेन करना है, कैपिटल स्ट्रक्चर को हमें चेंज नहीं करना, ठीक है। मेंटेन अ टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर, मेंटेन अ टारगेट DPR, डिविडेंड पे आउट रेशियो को हमें चेंज नहीं करना है, एंड थर्ड इंक्रीज सेल्स एज रैपिडली एज मार्केट कंडीशंस अलाउ। तो हम सेल्स उतना ही इंक्रीज करेंगे जितना कि मार्केट कंडीशंस अलाउ करेगा, ठीक है। इसके बाद सस्टेनेबल ग्रोथ में पॉसिबल नहीं है सस्टेनेबल ग्रोथ विदाउट पेइंग हीड टू ट्विन कॉर्नरस्टोन्स, एक तो ग्रोथ स्ट्रैटेजी एंड ग्रोथ कैपेबिलिटी। तो हमें दोनों ही देखना है कि हमारा ग्रोथ स्ट्रैटेजी कैसा है एंड ग्रोथ कैपेबिलिटी कैसा है, मतलब हम कैपेबल कितना ग्रो करने के लिए हैं
एंड हमारा स्ट्रैटेजी उससे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। इसके बाद ये लिखा है कि मतलब क्या डिलेमा है, कहता है कि लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए सस्टेनेबल ग्रोथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। टू फास्ट या टू स्लो ग्रोथ हमारे लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट को हैम्पर कर सकता है। तो इसलिए हमें एक सस्टेनेबल ग्रोथ रेशियो को मेंटेन करना चाहिए, उससे बहुत बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए हमारा ग्रोथ रेट, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट इज ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंशियली सस्टेनेबल क्या बनाता है। फाइनेंशियली सस्टेनेबल क्या बनाता है, तो सबसे पहला पॉइंट, मोर देन वन सोर्स ऑफ इनकम हो, मतलब सोर्सेस, मोर देन वन सोर्स ऑफ इनकम हो, ठीक है, डिफरेंट सोर्सेस हो, सिर्फ एक सोर्स ना हो, डिफरेंट सोर्सेस हो, ठीक है। मोर देन वन वे ऑफ जनरेटिंग इनकम हो, मतलब इन दोनों में क्या डिफरेंस है। मोर देन वन सोर्स ऑफ इनकम मतलब कि फॉर एग्जांपल मैंने कोल इंडिया में भी इन्वेस्ट किया है, मैंने अडानी ग्रीन में भी इन्वेस्ट किया है, तो दिस इज मोर देन वन सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है। मोर देन वन वे ऑफ इनकम, कि जो मैंने कोल इंडिया में इन्वेस्ट किया है उससे मैं दो तरीके से कमा सकता हूं, कैसे, एक तो डिविडेंड से, दूसरा कैपिटल अप्रिसिएशन से। तो मोर देन वन सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए एंड मोर देन वन वे ऑफ इनकम होना चाहिए। थर्ड इज कि हमें रेगुलर फाइनेंशियल प्लानिंग करते रहना है, रेगुलर फाइनेंशियल प्लानिंग करते रहना है। मान लो कोल इंडिया का शेयर प्राइस गिर गया, तो अब हम क्या करेंगे, अब मुझे लगता है कि और तेजी से फॉल करेगा, बिकॉज मैनेजमेंट में चेंजेस हो चुके हैं, ठीक है, जो टॉप मैनेजमेंट है वो वहां से जा चुकी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोल इंडिया डूबने वाली, मुझे ऐसा लग रहा है, अगर दिस इज जस्ट एन हाइपोथेटिकल एग्जांपल, जस्ट अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल, ठीक है। तो रेगुलर फाइनेंशियल प्लानिंग हमें करते रहना होगा, कि बार बार हम देखते रहेंगे कि हाँ कैसा सब कुछ सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, ठीक है। तो रेगुलर फाइनेंशियल प्लानिंग। फोर्थ इज एडिक्वेट फाइनेंशियल सिस्टम्स चाहिए। एडिक्वेट फाइनेंशियल सिस्टम्स मतलब ऐसा सिस्टम चाहिए जो कि इन बातों को ध्यान रख पाए। अब मैंने मान लो 200 कंपनीज में इन्वेस्ट कर रखा है, तो मैं कैसे एक एक चीज को देख पाऊंगा। तो एक ऐसा फाइनेंशियल सिस्टम्स होना चाहिए कि आइडेंटिफाई कर ले एंड रिकॉर्ड करे उन ट्रांजेक्शन्स को, ताकि मैं डिसीजन ले पाऊँ, ठीक है। तो मोर देन वन सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, मोर देन वन वे ऑफ इनकम होना चाहिए, रेगुलर फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम्स होना चाहिए, एडिक्वेट फाइनेंशियल सिस्टम्स। इसके बाद गुड पब्लिक इमेज होना चाहिए, बिजनेस के लिए गुड पब्लिक इमेज होना चाहिए, ठीक है। पब्लिक इमेज अगर अच्छा होगा तो ज्यादा चांसेस है कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव करूंगा, ठीक है। वैल्यू क्लैरिटी होना चाहिए, बिजनेस में वैल्यू क्लैरिटी होना चाहिए कि वैल्यूज में कुछ भी चेंजेस नहीं हो, वैल्यू क्लैरिटी हो एंड फाइनेंशियल ऑटोनॉमी हो, मतलब मैं खुद का डिसीजन खुद से ले सकता हूं, फाइनेंशियल डिसीजंस, ठीक है। तो आई रिपीट अगेन, व्हाट मेक्स एन ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियली सस्टेनेबल, मोर देन वन सोर्स ऑफ इनकम, मोर देन वन वे ऑफ इनकम, रेगुलर फाइनेंशियल प्लानिंग, adequate financial systems, have good public image, value clarity and financial autonomy, ठीक है। इसके बाद what makes an organization overall sustainable, देखो अभी हमने क्या पढ़ा, what makes an organization financially sustainable। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, what makes an organization overall sustainable, ठीक है। ओवरऑल सस्टेनेबल क्या बनाता है ऑर्गेनाइजेशन को, तो एक तो क्लियर स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन होना चाहिए कि हमें किस दिशा में मूव करना है, क्लियर स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन। सेकंड, जब हम क्लियर स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन में मूव करेंगे तो हमें अपनी एनवायरनमेंट को स्कैन करने आना चाहिए, ठीक है। तो एबिलिटी टू स्कैन द एनवायरनमेंट। थर्ड, अट्रैक्ट, मैनेज एंड रिटेन द कॉम्पिटेंट एम्प्लॉइज। तो हमारा काम कौन करेगा, तो काम करने के लिए एम्प्लॉइज तो बहुत कॉम्पिटेंट होना चाहिए। तो हमें कैपेबिलिटी होना चाहिए कि हम अट्रैक्ट कर पाए, एम्प्लॉइज को अट्रैक्ट कर पाए, मैनेज कर पाए एंड रिटेन भी कर पाए, ठीक है। तो क्लियर स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन होना चाहिए, एबिलिटी टू स्कैन द एनवायरनमेंट, अट्रैक्ट, मैनेज एंड रिटेन द क्वालिटी एम्प्लॉइज। अब एम्प्लॉइज तो आ गया, अब वो काम कैसे करेगा, तो उसके लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, एडिक्वेट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो क्लियर स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन होगा, जब हम मूव करेंगे तो आसपास एनवायरनमेंट को हम स्कैन कर पाए, ठीक है। अब स्कैन तो कर पा रहे हैं बट हम मूव करेंगे कैसे, तो एम्प्लॉयज के हेल्प की वजह से करेंगे, एम्प्लॉय की हेल्प से करेंगे। तो एम्प्लॉयज हमारा कॉम्पिटेंट होना चाहिए, तो कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज को हम अट्रैक्ट कर पाए, मैनेज कर पाए, रिटेन भी कर पाए, ऐसा ना हो कि छोड़ के चले जाए, ठीक है। फोर्थ, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर, एडमिनिस्ट्रेटिव एज वेल एज फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए एंड उसके इफेक्टिवनेस को हम डिमॉन्स्ट्रेट कर पाए, मतलब उसके इफेक्टिवनेस को हम डिमॉन्स्ट्रेट कर पाए ताकि हम अपने रिसोर्सेज को फर्दर लीवरेज कर पाए। लीवरेज मतलब कि
मिनिमम एफर्ट पे मैक्सिमम रिजल्ट कमाना, दिस इज कॉल्ड लिवरेजिंग, ठीक है। एंड गेट कम्युनिटी सपोर्ट, एंड हमें कम्युनिटी का सपोर्ट होना चाहिए। तो व्हाट मेक्स एन ऑर्गेनाइजेशन सस्टेनेबल? एक क्लियर स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन। जब स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन होगा तो क्या करें? एबिलिटी टू स्कैन द एनवायरमेंट, देन एबल टू अट्रैक्ट, मैनेज एंड रिटेन द क्वालिटी एम्प्लॉयज। साथ में एडिक्वेट फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। साथ में हम उसके इफेक्टिवनेस को डिमॉन्स्ट्रेट भी कर पाएं ताकि हम लिवरेज कर पाएं रिसोर्सेज को, एंड कम्युनिटी सपोर्ट भी हमें मिल पाए, ठीक है। इसके बाद ये हमारा चैप्टर इसी के साथ खत्म हो जाता है। एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूं पूरे चैप्टर को, बुलेट रिवीजन एक बार, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि 3 फंडामेंटल एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, एक क्लियर एंड रियलिस्टिक स्ट्रैटेजी, फाइनेंशियल रिसोर्सेस एंड कंट्रोल्स एंड सिस्टम्स टू सी इट थ्रू, एंड थर्ड इज राइट मैनेजमेंट टीम। मतलब फाइनेंस होना चाहिए, रिसोर्सेस होना चाहिए एंड मैनेजमेंट होना चाहिए। ये हैं 3 फंडामेंटल एसेंशियल एलिमेंट्स बिजनेस के। इसके बाद स्ट्रैटेजी क्या होता है? लॉन्ग टर्म डायरेक्शन एंड स्कोप होता है हमारा। लॉन्ग टर्म डायरेक्शन एंड स्कोप होता है ताकि हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को अचीव कर पाएं एंड स्टेक होल्डर्स को हम सेटिस्फाई कर पाएं, ठीक है। इसके बाद फंक्शंस ऑफ स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फंक्शंस क्या है स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के? सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यूअली सर्च करते रहते हैं बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को। एक बार हमने सर्च कर लिया, हम सर्च करते रहेंगे, उसमें से हम लोग सेलेक्ट करेंगे बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को। देन उसका हम लोग रेशियो डिसाइड करेंगे कि ऑप्टिमल मिक्स ऑफ फंड्स क्या होगा, किस प्रोपोर्शन में कौन से फंड में पैसा डालेंगे, ठीक है। फोर्थ इज इंटरनल कंट्रोल्स डिसाइड करेंगे। इंटरनल कंट्रोल्स एक सिस्टम्स बनाएंगे, एस्टेब्लिश करेंगे इंटरनल कंट्रोल्स को, उसको मैनेज करने के लिए। एंड हम लोग रिजल्ट्स को एनालाइज करेंगे फॉर फ्यूचर डिसीजन मेकिंग, ठीक है। इसके बाद की डिसीजंस फॉलिंग विद इन द स्कोप ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेटजी। तो कौन कौन से की डिसीजंस होते हैं? फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन एंड पोर्टफोलियो डिसीजन, ठीक है। इसके बाद स्ट्रैटेजी एट डिफरेंट हायरार्की लेवल्स। एक तो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी होगा, दूसरा बिजनेस यूनिट लेवल स्ट्रैटेजी, एंड थर्ड इज फंक्शनल स्ट्रैटेजी। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी में हम क्या डिसाइड करते हैं कि कौन कौन से बिजनेसेस हमें कंपीट करना है, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसाइड करता है, ठीक है। एंड 3 क्वेश्चंस को ये आंसर करता है, सूटेबिलिटी, फीजिबिलिटी एंड एक्सेप्टेबिलिटी। हमारे ऑब्जेक्टिव के लिए सूटेबल है या नहीं है, रिसोर्सेस हमारा जैसा रिसोर्सेस है उस हिसाब से वो प्रोडक्ट फीजिबल है या नहीं है, एंड एक्सेप्टेबिलिटी मतलब स्टेक होल्डर्स के लिए एक्सेप्टेबल है या नहीं है। बिजनेस यूनिट लेवल स्ट्रैटेजी में हम लोग देखते हैं कि बिजनेस यूनिट्स में एंड प्रॉफिट सेंटर्स के लिए हम लोग स्ट्रैटेजी बनाते हैं। प्रॉफिट सेंटर्स एंड बिजनेस यूनिट्स को हम लोग कैसे डेवलप कर पाएं, कैसे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेने के लिए डेवलप कर पाएं एंड सस्टेन कर पाएं, ठीक है। एंड थर्ड इज फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी। फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी में क्या होता है कि हम फंक्शनल लेवल्स पे एंड वैल्यू चेन्स में एंड फंक्शनल बिजनेस प्रोसेसेस में हम लोग स्ट्रैटेजी बनाते हैं। जैसे कि फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजीज में जैसे हो गया कि R&D, ऑपरेशंस, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, फाइनेंस एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। तो इन लेवल्स पे हम लोग डिसीजन लेते हैं। एंड डिफरेंट फाइनेंशियल एक्टिविटीज हो गया जैसे कि प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्सेज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फाइनेंस। तो इन लेवल्स पे अगर डिसीजन लेते हैं, दिस इज कॉल्ड फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी। इसके बाद आता है फाइनेंशियल प्लानिंग। तो फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है कि हम लोग फाइनेंशियल टूल्स की मदद से फाइनेंशियल रिसोर्सेज को कैसे मैक्सिमाइज करें टू अचीव द फाइनेंशियल गोल्स। क्या बोला? फाइनेंशियल रिसोर्सेज को हम लोग कैसे मैक्सिमाइज करें by the help of financial tools to achieve the financial goals। तो financial resources plus financial tools and financial goals, ये 3 components हैं financial planning के। इसके बाद इंटरफेस ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो इंटरफेस में हमें 5 बातों को लिखना है कि क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट भी मनी है एंड किसी ऑर्गेनाइजेशन का एंड पॉइंट भी मनी है, तो हम लोग को सबसे पहले तो मनी कहाँ से लेना है वो डिसाइड करना है। तो सोर्सेस ऑफ फाइनेंस क्या होगा? अब जब सोर्स ऑफ फाइनेंस डिसाइड कर लेंगे तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा, डेट इक्विटी रेशियो क्या होगा, ठीक है, वो डिसाइड करेंगे। देन इन्वेस्टमेंट एंड फंड एलोकेशन डिसीजन, हम लोग जो पैसा इकट्ठा करेंगे वहाँ उसे कैसे कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, एंड इन्वेस्ट तो करेंगे और साथ में अट्रैक्ट करने के लिए डिविडेंड भी देंगे। तो डिविडेंड कैसे देंगे, कितना देंगे, उससे उसका इंक्रीज कितना होगा, मतलब ग्रोथ रेट क्या होगा डिविडेंड का, तो ये सब डिसीजन लेंगे। इसके बाद बैलेंसिंग सस्टेनेबल गोल्स विद सस्टेनेबल ग्रोथ। तो इसमें क्या है कि देखो हमें ग्रो कैसे करना चाहिए, हमें सस्टेनेबल ग्रोथ करना चाहिए। बहुत टू फास्ट या टू स्लो ग्रोथ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए
हार्मफुल होता है, ठीक है। तो हमें स्टेबल ग्रोथ करना चाहिए। स्टेबल ग्रोथ में 3 तरह के स्ट्रैटेजी होते हैं। एक तो इंक्रीमेंटल ग्रोथ स्ट्रैटेजी, इंक्रीमेंटल धीरे धीरे बढ़ाओ, इंक्रीमेंटल ग्रोथ स्ट्रैटेजी। सेकंड इज प्रॉफिट स्ट्रैटेजी एंड थर्ड इज पॉज स्ट्रैटेजी। इंक्रीमेंटल स्ट्रैटेजी में क्या होता है, आप धीरे धीरे बढ़ाते हो। मतलब फर्स्ट ईयर में मान लो कि आपने 1 करोड़ का प्रॉफिट रखा, सेकंड ईयर में 1.1 करोड़ का प्रॉफिट रख दिया, मतलब 10% इंक्रीज, थर्ड ईयर में मान लो 12% इंक्रीज। ऐसे करके आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हो, इंक्रीमेंटल ग्रोथ स्ट्रैटेजी। सेकंड इज प्रॉफिट स्ट्रैटेजी, आपका जो टारगेट प्रॉफिट है, बाकी एक्सेस एडिशनल बोरो किए, जितना आपका टारगेट प्रॉफिट है वो आप अचीव कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तो अगर आप उतना कर जा रहे हो टारगेट प्रॉफिट को अचीव, तो आप स्टॉप कर दो, मतलब उससे ज़्यादा इंक्रीज मत करो, ठीक है। एंड थर्ड इज पॉज स्ट्रैटेजी, कि टू फास्ट अगर ग्रो हो रहा है अगर, तो एक बार रुक जाओ, पॉज, तो इसको कहते हैं पॉज स्ट्रैटेजी। तो स्टेबल ग्रोथ में 3 तरह के स्ट्रैटेजी होते हैं, दैट इज इंक्रीमेंटल ग्रोथ स्ट्रैटेजी, प्रॉफिट स्ट्रैटेजी एंड पॉज स्ट्रैटेजी, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा कि ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंशियली सस्टेनेबल क्या बनाता है। तो मोर देन वन सोर्स ऑफ इनकम, मोर देन वन वे ऑफ इनकम, ठीक है। रेगुलर फाइनेंशियल प्लानिंग, एडिक्वेट फाइनेंशियल सिस्टम्स, गुड पब्लिक इमेज, वैल्यू क्लैरिटी एंड फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। इसके बाद सस्टेनेबल ग्रोथ रेट होता क्या है, तो मैक्सिमम ग्रोथ रेट दैट कैन बी अचीव्ड विदाउट कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट, या फिर इसे ऐसे बोलें कि सस्टेनेबल ग्रोथ रेट मतलब कि फर्म कितना मैक्सिमम ग्रो कर सकता है विदाउट एडिशनल बोरोइंग, ठीक है। एंड SGR इक्वल टू ROE इंटू 1 - DPR, ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी इंटू 1 - डिविडेंड पे आउट रेशियो। इसमें 3 एजम्पशंस थे, मेंटेन अ टारगेट कैपिटल रेशियो, मेंटेन अ टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर, मेंटेन अ टारगेट DPR एंड इंक्रीज सेल्स एज रैपिडली एज मार्केट कंडीशंस अलाउ, ठीक है, उतना ही इंक्रीज करेंगे जितना मार्केट कंडीशंस अलाउ करे। सस्टेनेबल ग्रोथ पॉसिबल नहीं है बिना 2 बातों को ध्यान रखे हुए, एक तो ग्रोथ स्ट्रैटेजी हमारा कैसा है एंड ग्रोथ कैपेबिलिटी कितना है, दोनों को हमें इंटरलिंक करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब अगर हमारे स्ट्रैटेजी के हिसाब से 12% मान लो ग्रो है, ग्रोथ रेट है, बट कैपेबिलिटी हमारा 10% है, तो उसके तो भी स्ट्रैटेजी को भी 10% पे ले आओ। तो ग्रोथ स्ट्रैटेजी एंड ग्रोथ कैपेबिलिटी को इंटरलिंक करना पड़ेगा, साथ में देखना पड़ेगा, उसके बिना सस्टेनेबल ग्रोथ पॉसिबल ही नहीं है। इसके बाद हमने देखा कि ऑर्गेनाइजेशन को ओवरऑल सस्टेनेबल क्या बनाता है, एक क्लियर स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन, ठीक है, फिर एबिलिटी टू स्कैन द एनवायरमेंट, उसके बाद एबिलिटी टू अट्रैक्ट, मैनेज एंड रिटेन द क्वालिटी एम्प्लॉइज। अब एम्प्लॉइज तो आ गया, अब काम कैसे करेगा, तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव एज वेल एज फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद वी शुड बी एबल टू डिमॉन्स्ट्रेट द इफेक्टिवनेस ऑफ द रिसोर्सेज, effectiveness, demonstrate the effectiveness of the infrastructure and we should be able to leverage the resources, leverage मतलब कि minimum effort पे maximum result and get community support, ठीक है। and community support के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता है। ग्रोथ हमारा 2 सोर्सेज से आ सकता है, या तो इंक्रीज वॉल्यूम से या फिर इन्फ्लेशन से। अगर इन्फ्लेशन से आ रहा है तो इन्फ्लेशन से अगर आएगा तो हमें फिर डेट इक्विटी रेशियो को बढ़ाना पड़ेगा, डेट ज़्यादा लेना पड़ेगा, डेट बर्डन ज़्यादा हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो उस वजह से हमें फिर सेल्स भी इंक्रीज करना पड़ेगा उस हिसाब से, अदरवाइज बोरिंग्स एक्सेस बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर इंक्रीज वॉल्यूम से आ रहा है तो हमारे लिए अच्छा है, बट इन्फ्लेशन से आ रहा है तो हमारे लिए अच्छा नहीं है, ठीक है, ग्रोथ। इसके बाद ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। थियोरेटिकल क्वेश्चंस कुछ यही है, इंटरफेस ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, आपको पता है इसमें क्या लिखना है, वही कि सोर्सेस क्या होगा फाइनेंस का, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा, डेट इक्विटी रेशियो क्या रहेगा, एंड डिविडेंड डिसीजन के एंड इन्वेस्टमेंट एंड फंड एलोकेशन डिसीजन, इस बारे में लिखना है। एंड बैलेंसिंग फाइनेंशियल गोल्स विद सस्टेनेबल ग्रोथ, यहाँ पे वही लिखना है कि टू फास्ट टू स्लो ग्रोथ हमारे लिए हार्मफुल है। सबसे पहले SGR के बारे में लिखना है कि मैक्सिमम रेट ऑफ, कि SGR होता क्या है, कि मैक्सिमम ग्रोथ रेट दैट कैन बी अचीव्ड विदाउट एडिशनल बोरोइंग, या फिर विदाउट चेंजिंग अदर थिंग्स, ठीक है। मतलब एसेट यूटिलाइजेशन को, प्रॉफिटेबिलिटी को, बाकी चीज़ों को चेंज किए बिना कितना हम इंक्रीज कर सकते हैं अपने प्रॉफिटेबिलिटी को, एसेट यूटिलाइजेशन को और बाकी बोरिंग्स को, डेट इक्विटी रेशियो को, कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज किए बिना कितना हम प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, दैट इज नोन एज दैट इज नोन एज सस्टेनेबल ग्रोथ रेट, ठीक है। अब इसमें ये भी लिखना है कि इसमें 3 एजम्पशंस क्या क्या हैं, टारगेट कैपिटल रेशियो मेंटेन करना, टारगेट DPR एंड इंक्रीज सेल्स एज रैपिडली एज मार्केट कंडीशंस अलाउ। ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंशियली सस्टेनेबल क्या बनाते हैं एंड ऑर्गेनाइजेशन को ओवरऑल सस्टेनेबल क्या बनाता है, बस इतना लिख देना, दैट इज एनफ। एंड SGR इक्वल टू ROE इंटू 1 - DPR, ये इनफ होगा, ठीक है। इसके बाद हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे फ्रॉम कंपाइलर, भविक चोकसी सर का
जो कंपाइलर है SFM का थियरी कंपाइलर, उसमें से कुछ क्वेश्चन करेंगे ताकि कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो जाए, ठीक है। जैसे कि डिस्कस ब्रीफली की डिसीजंस विच फॉल विद इन द स्कोप ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी। तो कौन कौन से की डिसीजंस होते हैं आपको पता ही है, फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन एंड पोर्टफोलियो डिसीजन, ठीक है। इसके बाद लिंकेज या इंटरफेस बिटवीन फाइनेंशियल पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो इसमें वही है, वही सारे पॉइंट्स हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट भी मनी है, एंड पॉइंट भी मनी है, ऑर्गेनाइजेशन का सोर्सेज ऑफ फाइनेंस एंड कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड करना। मनी है तो इसलिए मनी कैसे जनरेट करेंगे, फाइनेंस का के सोर्स से एंड कैपिटल स्ट्रक्चर का डिसीजन लेंगे। कैपिटल स्ट्रक्चर में आ जाएगा डिजायर्ड मिक्स ऑफ इक्विटी एंड डेट, ठीक है, डेट इक्विटी रेशियो। फिर इन्वेस्टमेंट एंड फंड एलोकेशन डिसीजन एंड डिविडेंड पॉलिसी, ठीक है। तो अभी तक कुछ भी नया क्वेश्चन नहीं है, आप देख रहे हो ये सारे एग्जाम के क्वेश्चन हैं, ठीक है। व्हाट मेक्स एन ऑर्गेनाइजेशन सस्टेनेबल, तो ऑर्गेनाइजेशन को सस्टेनेबल क्या बनाता है, तो वही हमने पढ़ा, क्लियर स्ट्रेटजी डायरेक्शन, एबिलिटी टू स्कैन द एनवायरनमेंट, अट्रैक्ट मैनेज एंड रिटेन द कॉम्पिटेंट स्टाफ, and then adequate administrative and financial infrastructure, demonstrate its effectiveness and community support। तो कुछ भी अभी तक नया क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है। इन्यूमरेट स्ट्रैटेजी एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ हायरार्की। आपको पता है 3 लेवल पे स्ट्रैटेजी होता है, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, कॉर्पोरेट लेवल पे, टॉप लेवल, फिर बिजनेस यूनिट लेवल पे एंड देन फंक्शनल स्ट्रैटेजी। तो कॉर्पोरेट लेवल में क्या होता है कि कौन कौन से बिजनेस से हमें कम्पीट करना है, ठीक है। एंड सेकेंड की 3 क्वेश्चंस को आंसर करता है ये, सूटेबिलिटी, फिजिबिलिटी एंड एक्सेप्टेबिलिटी, कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स के लिए सूटेबल है या नहीं है, फिजिबल है या नहीं है, मतलब हम कैपेबल है या नहीं है उस काम को करने के लिए, उस प्रोजेक्ट को टेकअप करने के लिए, एंड एक्सेप्टेबिलिटी की स्टेक होल्डर्स के लिए एक्सेप्टेबल है या नहीं है। बिजनेस स्ट्रैटेजी में क्या होता है कि कौन कौन से बिजनेस यूनिट्स, मतलब बिजनेस यूनिट्स पे क्या स्ट्रैटेजी बनेगा, कॉम्पिटेंट मतलब कॉम्पिटेंसी अचीव करने के लिए, ठीक है, एंड सस्टेनेबिलिटी को अचीव करने के लिए, ठीक है। एंड थर्ड इज फंक्शनल स्ट्रैटेजी। फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी होता है लो लेवल स्ट्रैटेजीज, लो लेवल स्ट्रैटेजीज होता है जो कि फंक्शनल लेवल्स के लिए होता है, ठीक है। तो ये तो हमने पढ़ ही लिया, इसमें अभी तक कुछ भी एक भी क्वेश्चन नया नहीं आया है, सारे क्वेश्चंस एग्जाम के क्वेश्चंस है, बट एक भी क्वेश्चन नया नहीं है, ठीक है। हाउ फाइनेंशियल गोल्स कैन बी बैलेंस्ड विद सस्टेनेबल ग्रोथ, ये भी क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, फाइनेंशियल गोल्स को कैसे बैलेंस कर सकते हैं सस्टेनेबल ग्रोथ के साथ। एंड देन प्रोसेसेस ऑफ स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस क्या है, तो वही जो था कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज अ स्प्रिंग बोर्ड ऑफ वेल्थ क्रिएशन, एंड यही सब आपको लिखना है कि स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट के लिए हम लोग को काम करना है। 3 फंडामेंटल एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, स्ट्रेटेजी, फाइनेंस और मैनेजमेंट, वही लिखना है। देयरफॉर ऑल बिजनेसेस नीड टू हैव 3 फंडामेंटल एसेंशियल एलिमेंट्स, क्लियर एंड रियलिस्टिक स्ट्रेटेजी, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, कंट्रोल्स एंड सिस्टम्स टू सी इट थ्रू, एंड राइट मैनेजमेंट टीम। एंड लास्ट क्वेश्चन है इसमें, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। तो फाइनेंशियल प्लानिंग में आपको पता ही है क्या होता है फाइनेंशियल प्लानिंग, कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज को हम कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं फाइनेंशियल टूल्स के हेल्प से, ताकि फाइनेंशियल गोल्स अचीव हो पाए। तो इसके 3 कंपोनेंट्स हो गए, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल टूल्स एंड फाइनेंशियल गोल्स। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है, एक एक कॉन्सेप्ट एंड एक एक क्वेश्चन के साथ, एक एक लाइन मैंने बता दिया है, ठीक है। थैंक यू। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए।